Hello students, myself Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics, St. Joseph Public School, Tonk. I welcome you on our YouTube channel. Today we are starting the syllabus of 11th class of Physics. The Physics syllabus is divided in total 15 chapters. आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें दो पार्ट में आपको एनसीईआरटी ने डिवाइड कर रखा है, एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 में आपके 7 चैप्टर्स हैं. पार्ट 1 जो अपन पढ़ेंगे वो एज अ होल वी कैन से मैकेनिक्स है. क्या बोल सकते हैं उसको कि मैकेनिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, वही बात करेंगे अपन कि मैकेनिक्स क्या है क्या नहीं है. और पार्ट 2 में हम उसके अंदर कई सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे फिजिक्स की, जो वेव मैकेनिक्स भी उसके इंक्लूडेड है, थर्मोडायनेमिक्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, मटेरियल फिजिक्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है. तो ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके आपकी 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं. हम 11th क्लास के सिलेबस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं. बहुत ही ईजी तरीके से हम जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स, जो कि फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरत है, उन सबको भी अपन बात करेंगे यहाँ पर. आपको ध्यान होगा कि आपके IIT JEE एग्जाम में और नीट के एग्जाम में 11th का जो पोर्शन है उसका बहुत अच्छा वेटेज है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए. और उसमें भी अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो पार्ट 1 है उसका वेट, जिसे आप मैकेनिक्स कह रहे हैं, बेसिकली हम मैकेनिक्स को भी अपन डिवाइड करेंगे अभी पार्ट्स में. तो वो जो मैकेनिक्स है वो मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है, बहुत अच्छा वेटेज रखती है. तो आपको क्या है उसी के अकॉर्डिंग समझना है. अपन धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे. आप लोगों के लिए नई चीज़ है. 9th क्लास में आपने इनसे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन ले रखा है, जो अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड है. मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है आपने, कितने टाइप्स की मोशन होती है. हम उनको दोबारा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रिसाइज होकर करना होगा, क्योंकि 9th में बहुत ही शॉर्ट में था. यहाँ पर अपन पूरा डिटेल में चलेंगे कि किस टाइप की मोशन हो सकती है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से है, किस तरह के पार्टिकल्स हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब की मोशन की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं. तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है मेनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन. किसका है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने जो भी आपको कहा कि हम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, और ये जो मैकेनिक्स के अंदर और कौन कौन से ब्रांचेज हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बीच में हम इस तरह की बात करने वाले हैं. तो हमारा जो मैकेनिक्स की हम जो बात कर रहे हैं, पहले इसके बारे में समझें आप. मैकेनिक्स है क्या, जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 में, वो क्या चीज है. तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we deal with the motion of the macro size और माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स. देखिए दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है. हम क्या कर रहे हैं, जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है. जैसे अभी मैंने नाम बोला, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव थ्योरी है, वेव मैकेनिक्स है ना, मटेरियल फिजिक्स है, और भी आगे आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स है, 10th में आपने पढ़ा है लाइट के बारे में. तो ये सब क्या है, ब्रांचेज है फिजिक्स की. तो ये मैकेनिक्स भी उसी तरह की एक ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, वेयर वी डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में भी मैक्रो साइज और ऑब्जेक्ट में भी माइक्रो साइज. मैक्रो साइज मतलब क्या, जिन ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है, यानी कि हम प्लेनेट के बारे में बात कर सकते हैं, हम ट्रेन की मोशन के बारे में बात कर सकते हैं, हम एरोप्लेन की मोशन के बारे में बात कर सकते हैं, गैलेक्सीज की मोशन के बारे में बात कर सकते हैं, और जितने भी मैक्रो साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं. और माइक्रो साइज की अगर बात करें तो माइक्रो साइज का मतलब क्या कि हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं. एटॉमिक लेवल पे मतलब हम अब इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात कर रहे हो, आप प्रोटॉन की मोशन की बात कर रहे हो, आप इसी टाइप के जितने और पार्टिकल्स हैं जो स्मॉलर साइज के हैं, बहुत ही छोटी साइज के हैं, माइक्रो साइज हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं, वो आती है माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट में. क्लियर? तो हम यहाँ पर दोनों तरह के ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड बिहेवियर की अपन बात करने वाले हैं. तो वो सब किस में किया जाता है? मैकेनिक्स में किया जाता है. ये मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत ब्रॉड ब्रांच है, जिसमें हम इस तरह की ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर सकते हैं. अच्छा, मोशन किसी भी टाइप की हो सकती है. मोशन हो सकता है आपके टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, तो किसी भी टाइप की मोशन हो, चाहे ट्रांसलेटरी हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे और भी किसी टाइप की मोशन हो, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं वन बाय वन. ठीक है. अब इस मैकेनिक्स को और भी हम
11th क्लास में हम समझ सकते हैं इसको, मैकेनिक्स को और भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है ये आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसके 2 मेजर पार्ट है। क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? काइनेमेटिक्स। और जो दूसरा पार्ट इसका है उसको हम कह सकते हैं काइनेटिक्स। क्या बोल सकते हैं इसको? काइनेटिक्स के नाम से। जो पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन समझते हैं पहले। आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम ये कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है पूरी 11th क्लास में, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आपको आइडिया होना चाहिए कि हम आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, पूरी 11th क्लास है, उनमें अपन कर क्या रहे हैं, करने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूँ तो काइनेमेटिक्स को मैं 2 वर्ड में समझ सकता हूँ। किस तरह से? आप ध्यान दें इधर, काइन प्लस मैटिक्स। आप इसको क्या समझ सकते हैं? इसको 2 वर्ड में इसको ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वर्ड इज काइन एंड सेकंड वर्ड इज मैटिक्स। द काइन मीन्स होता है टू मूव, और टू मूव को हम कह सकते हैं मोशन। क्या कह सकते हैं? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मैटिक्स का मतलब क्या होगा? मैथमेटिक्स, मैथ्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिक्स है उन सबका एनालिसिस उस मैथमेटिक्स की हेल्प से, उस मोशन का जो एनालिसिस है जहां पर हम करेंगे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। बात समझ में आ रही है? काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अगेन, वेयर वी आर एनालाइजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। यानी हम पूरी मैथ्स उसकी एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के बिहेवियर इसके हो सकते हैं, किस टाइप के मोशन ये है। और इसकी एक और खास बात है। खास बात क्या है? अगर हम इनको फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन करें, फिजिक्स के हिसाब से, तो जो काइनेमेटिक्स है, इस काइनेमेटिक्स में क्या खास बात है? हम काइनेमेटिक्स में ये वो ब्रांच है जहां पर हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, बट वी डोंट नो द रीजन ऑफ द मोशन, द कोज ऑफ द मोशन। आप यूं कह सकते हैं इसको, द कोज ऑफ द मोशन। यानी काइनेमेटिक्स is the branch of physics where we are studying the motion of the object with the help of mathematics, but we don't know the cause of the motion, the reason of the motion, कि मोशन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। इन कारण के बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो आपके जो चैप्टर 3rd और 4th हैं, इन सब में हम काइनेमेटिक्स की डिटेल में बात करेंगे, जहां पर हम कहीं पर भी मोशन के रीजन क्या है, मोशन के कोज क्या है, मोशन किन कारणों से हो रही है, इनकी अपन कोई बात नहीं करने वाले हैं। केवल हम उन ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, और उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे। आपने कुछ नाम सुने हुए, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चाहिए अपन 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में है? काइनेटिक्स मीन्स क्या? काइन मीन्स मोशन, यानी कि टू मूव, और मैटिक्स मीन मैथ्स, यानी कि मैथ्स की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालिसिस करना है वो किस में पढ़ा जाएगा? वो पढ़ा जाएगा आपका काइनेमेटिक्स में। एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डोंट नो द कॉज ऑफ द मोशन, वेयर वी डोंट केयर अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मोशन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। हम केवल उस ऑब्जेक्ट की मोशन को उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी ब्रांच जो काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दूसरी ब्रांच है। यहां पर हम क्या बात करते हैं? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स with the cause of the motion, the cause of the motion। क्या बात कर रहा हूं मैं? with the cause of the motion, यानी हम यहां पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि यहां पर उस मोशन का कोज क्या है, उस कोज के साथ में हम उस मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो ये ब्रॉडली मैंने मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज क्या स्टार्ट करेंगे? इस काइनेमेटिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो काइनेटिक्स होगी ये आपकी चैप्टर 5 से लेकर आगे तक की जितनी बातें होंगी वो सब इसके अंदर काइनेटिक्स में की जाएगी, जहां पर हम लॉज की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। वो सारी चीजें जो आएंगी किसके अंदर आएगी? इस वाली चीज के अंदर आने वाली है। ठीक है, अब बात जो आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जब भी स्टडी की जाती है तो काइनेमेटिक्स में स्टडी
ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट्स मान के, पार्टिकल्स मान के की जाती है। क्या मान के की जाएगी? पॉइंट्स, पार्टिकल्स मान के की जाती है। जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं कई बार, ये कैसे होते हैं? पॉइंट साइज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंट साइज होते हैं। अब पॉइंट साइज का मतलब क्या? यानी बिंदु बहुत ही छोटे आकार के, उनको पार्टिकल्स मान के चलते हैं, कण। तो पार्टिकल्स क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन करना थोड़ा सा इजी है। तो इसको पॉइंट साइज कैसे माने? इसको पॉइंट साइज मानने का सिर्फ इतना रीजन है, पार्टिकल्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। यानी कि जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके कंपैरिजन में अगर उस ऑब्जेक्ट की साइज बहुत कम है, उस सिस्टम की साइज अगर बहुत कम है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? आपका पॉइंट साइज कहलाता है, पार्टिकल कहलाता है। कैसे? जैसे अपन अगर ट्रेन की बात करें, तो जो ट्रेन है उसकी लेंथ हो सकती है 1 किलोमीटर हो, हाफ किलोमीटर हो, जितनी भी है, लेकिन वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हजारों किलोमीटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसके कंपैरिजन में उस ट्रेन की साइज नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में उस ट्रेन को अपन क्या मान लेंगे? उस ट्रेन की स्टडी करने के लिए मान लेंगे कि दैट ट्रेन इज अ पार्टिकल। फिर उस पार्टिकल को अज्यूम करके, उस ट्रेन को पार्टिकल की तरह अज्यूम करके हम उसकी मोशन को स्टडी करते हैं। इसी तरह से क्रिकेट बॉल की अगर बात की जाए, तो ग्राउंड की साइज बहुत बड़ी है, क्रिकेट बॉल की साइज बहुत छोटी है। क्रिकेट बॉल उस ग्राउंड में एवरी डायरेक्शन में वो मूव करती है, तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उस बॉल के थ्रू, वो बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? उस बॉल की साइज के कंपैरिजन में। तो दैट्स व्हाई दैट बॉल इज अज्यूम्ड एज अ पार्टिकल। तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल जैसे अर्थ है, अर्थ में बहुत सारी डिस्टेंस ट्रेवल करती है सन के अराउंड रोटेट करने में, इन सब में। तो अर्थ की साइज को भी हम क्या मान के चलते हैं? अर्थ को भी एक तरह से है वो मैक्रो साइज पार्टिकल, मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट, पर उसको हम पार्टिकल मान के अज्यूम कर सकते हैं। ठीक बात है? तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी कि आप क्या करेंगे? पार्टिकल अज्यूम करके चलने वाले हैं इन सब चीजों को, कि इनकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो इनकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो साइज बहुत ही कम होने से हम इन सबको पॉइंट साइज मान के, पार्टिकल मान के चलते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को आपको पढ़ना है, अभी अपन ने ये स्टार्ट नहीं किया है, अभी अपन केवल बेसिक समझ रहे हैं कि किस तरह की बात अपने को करनी चाहिए। अब हमें सबसे पहली चीज जो जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी उस पार्टिकल को पढ़ने के लिए पोजीशन की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? पोजीशन की जरूरत पड़ने वाली है। उस पार्टिकल की, उस सिस्टम की लोकेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप मोशन को रेंडमली बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन कहीं पर भी एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ केसेस में मोशन एब्सोल्यूट हो सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में मोशन जो है वो रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव होने का मतलब क्या? कि किसी भी एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, और किसी दूसरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो। यानी कि अलग अलग सिस्टम्स के कोरस्पॉन्डिंग एक ही ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है रेस्ट पे हो, किसी अदर सिस्टम के कंपैरिजन में हो सकता है वो मोशन में हो। जैसे अगर अपन बात करें अर्थ की, तो अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो हमें तो क्या लगता है कि अर्थ इज स्टेशनरी, अर्थ रेस्ट पर है, अर्थ घूम नहीं रही है, अर्थ चल नहीं रही है। लेकिन अगर अर्थ के बाहर किसी प्लेनेट पर कोई और दूसरा ऑब्जर्वर है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रोटेटिंग कंटिन्यूसली। तो वो क्या हो गया? एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग जगहों से जब उसकी कैलकुलेशन की गई, जब अलग अलग जगहों से उसको पढ़ा गया, तो उसका बिहेवियर अलग अलग ऑब्जर्व हुआ। एक कह रहा है कि रेस्ट पर है और दूसरा कह रहा है कि वो मूविंग कंडीशन में है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और ट्रेन में जब आप जर्नी कर रहे हैं, तो आप अगर ट्रेन के अंदर हैं तो आपको क्या लगेगा कि आपके जो को पैसेंजर्स हैं वो सारे स्टेशनरी हैं। लेकिन अगर कोई बाहर, और जो बाहर के पेड़ हैं वो सब आपको क्या लगेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि आप और आपके को पैसेंजर ट्रेन किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन जो बाहर के पेड़ हैं वो उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे। तो डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग किसी एक ही ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव, यानी कि किसी एक सिस्टम के रिलेशन में दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ का वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको अपन समझ रहे हैं
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। तो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द सिस्टम with respect to which motion of the object is studied, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हम ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं जो बहुत ही इजी हो, बहुत ही कंपेटेबल हो हमारे मोशन को स्टडी करने के लिए। तो सबसे अच्छा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं, जो मैथमेटिक्स से हम लेते हैं, एंड दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होंगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहली चीज होती है 3 एक्सिसेस। क्या होंगे इनके अंदर, 3 एक्सिसेस, और इन एक्सिसेस को हम बोलते हैं रेफरेंस एक्सिसेस। क्या बोलेंगे इनको, रेफरेंस एक्सिसेस। और यहां पर होगा एक ओरिजिन, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। तो अपन इसको ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो बहुत इजी है आपको समझने के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बोला कि 3 एक्सिसेस होती हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक एक्सिस को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को देते हैं वाई एक्सिस, एंड द थर्ड वन इज जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, और जहां ये तीनों आकर इंटरसेक्ट होती हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस इज कॉल्ड ओरिजिन, O, and origin is denoted by generally O, and this is called your reference point। क्या बोलते हैं इसको हम, रेफरेंस पॉइंट के नाम से हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या है, आपके पास बहुत ही इजी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि 3 एक्सिसेस का कॉम्बिनेशन है, और क्या है इसके अंदर, एक ओरिजिन है जो कि रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर। और अगर हम इसके अंदर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अलग से अगर इसके अंदर हम घड़ी रख दें, क्या रख दें, घड़ी रख दें इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम घड़ी रख देते हैं, वॉच, क्लॉक, तो ये सिस्टम बन जाएगा आपका कंप्लीटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फिजिक्स में बात की है तो 3 एक्सिसेस, 1 रेफरेंस पॉइंट और क्लॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करने वाले हैं। तो ये चीज थी जो अपन ने स्टार्टिंग में बेसिक स्टार्ट की, ब्रांच के बारे में बात की अपन ने, मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, काइनेटिक्स किसे कहते हैं, और उसके बाद पार्टिकल किसे कहेंगे, जब साइज बहुत छोटा होता है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल की कंपेरिजन में, तो वो पार्टिकल होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, तो उसके लिए अपन को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। और सबसे इजीएस्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि मैथमेटिक्स से लिया गया है डायरेक्टली। और इसके अंदर 3 एक्सिसेस और एक ओरिजिन है, और एक टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टाइम फाइंड आउट करने के लिए अपन एक क्लॉक इसके अंदर रख देते हैं। तो ये जो बनता है ये आपका कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, अलग अलग बेसिस पे मोशन किस तरह की होती है उन सब की बात करेंगे, और फिर मोशन से आगे रिलेटेड जो क्वांटिटी जो मैंने बोली थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की 1 बाय 1 अपन बात करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।